स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जियोपॉलिटिक्स में दोस्त को दोस्त बनाए रखने के लिए दोस्त की जरूरत को बनाए रखना जरूरी है। रशिया चाइना के रिलेशन में यह बात क्लियरली नजर आ रही है। देखिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने केवल इस रीजन को नहीं, दुनिया को इंपैक्ट किया है। सैंक्शंस और उसके बाद का जो काउंटर मूवमेंट चला है कई देशों में, उसके बाद इन्फ्लेशन और डायनेमिक्स इन अदर रीजन, क्योंकि दुनिया के बड़े देश जो इंडो पैसिफिक पर फोकस कर रहे थे अब अपने रिसोर्सेस और डिप्लोमेटिक कैपिटल को ईस्टर्न यूरोप पर फोकस कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि रशिया एंड चाइना ये तो एक बड़ा पिलर बन गए हैं जियोपॉलिटिक्स का। मौका मिल गया इनकी रिलेशन को स्ट्रांग करने का, और इसी वजह से कह रहे हैं हमारी रिलेशनशिप ना नो लिमिट्स रिलेशनशिप है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कौन क्या कहता है इससे रिश्ते का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उस रिश्ते में, भाई मैटर तो वो करता है। तो देखने को मिलेगा कि चाइना और रशिया का रिलेशनशिप में भी कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी एक अनप्रेसिडेंटेड बात हुई, यानी कि जो ऑर्डिनरी हम चाइना की डिप्लोमेसी में नहीं देखते। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल से मिल रहे थे। उन्होंने वहां पर कहा कि रशिया की डिफीट इन यूक्रेन वॉर ये चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स भी सोच रहे थे यार, चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो तो सटल रहती है, नुआंस रहती है। इतने डायरेक्टली हम चाह रहे हैं कि भाई रशिया हार जाए, लेकिन इतने डायरेक्टली बोल रहा है, तो उसका मतलब है कि चाइना ने क्लियर कर दिया है कि देखो रशिया की हार हमारे लिए रेड लाइन है, इसको मत क्रॉस कीजिएगा। तो क्या चाइना इसका मतलब रशिया की विक्ट्री चाहता है? वो भी बात सही नहीं है। तो क्या चाइना डिफीट चाहता है? वो भी बात सही नहीं है। तो भाई क्या चल रहा है ये? तो यानी कि चाइना चाहता है कि ये वॉर एज इट इज चलता रहे। इसमें चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है। इस एनालिसिस में कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर रशिया हारता है तो क्या नुकसान है, रशिया जीतता है तो क्या नुकसान है। तो भाई गेम तो यहां पर चाइना कर रहा है। अब जरा डिफीट अगर होती है तो क्या होगा। देखिए, बीजिंग यानी कि चाइना देखता है कि रशिया हमारे साथ मिलकर एक बुलवर्क है अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी कि पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े हैं, भाई एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे। और इसी वजह से चाइना रशिया के इस वॉर में फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उधर रशिया की फैक्ट्रीज को जरूरत थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की, वहां पर सैंक्शन लग गए। चाइना ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, अरे यूरोप तक हमारी फैक्ट्री से सामान जाता है, हम आपको देंगे। ट्रेड सेक्टर का बूस्ट देखिए, 2023 का डेटा बताऊं तो $240 बिलियन पहुंच गया, 64% इंक्रीज हुआ है ट्रेड में। अब इस ग्राफ के थ्रू देखिएगा आप, ये इंपोर्ट शो कर रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और ये एक्सपोर्ट टू चाइना शो कर रहा है। आपको लग रहा है दोनों में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि चाइना की इकोनॉमी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मतलब अल्टीमेटली भाई इंपोर्ट भी आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली बेनिफिट है ना। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक बड़ा मार्केट रशिया का मिल रहा है। जो सामान रशिया पहले यूरोप से ले रहा था, अब वो चाइना पर डिपेंडेंट है, तो चाइना के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। प्लस जो चाइना की करेंसी है वो चाहता है वो डॉलर को टक्कर दे। एक समय ऐसा है, चाइना ये एम्बिशन रखता है, तो उसको लगता है रशिया इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। एक समय पर रशिया के फॉरेन रिजर्व में जहां 3%, मतलब अगर मैं फॉरेन रिजर्व की बात करूं तो लगभग 3% ट्रेडिंग का अगर हम बात करें फॉरेन रिजर्व की बैकिंग से, लेकिन 33% हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर का इस्तेमाल रशिया नहीं कर पा रहा। तो रशिया कह रहा है कि ठीक है, हम चाइना की करेंसी युआन का इस्तेमाल करेंगे। अब जब ट्रेड में इतना ज्यादा इस्तेमाल होना है तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें युआन की करेंसी को बढ़ा दिया है। तो इसका तो मतलब इससे तो उसका जो दर्जा है युआन का वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बदले में यहाँ पर डुअल यूज के आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वहां से नहीं मिल रहे थे। प्लस आपको अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल करना है जो सही निशाने पर जाकर और बमबारी करते हैं, तो उसके कंपोनेंट जो है चाइना प्रोवाइड कर रहा है रशिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज को। तो और कहीं तो ऐसे आइटम्स ऐसी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है जिस पर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं। तो भाई रशिया को भी फायदा है, चाइना को भी फायदा है। रशियन ऑयल आप सबको पता है, इंडिया और चाइना दोनों को इसका फायदा हुआ है, क्योंकि जब वहां पर सैंक्शन लगे तो रशिया ने कहा डिस्काउंट्स में कौन लेगा, हमने कहा हम भी लेंगे, चाइना ने कहा हम भी लेंगे। और इस वजह से आप इंडिया और चाइना दोनों का ये डेटा देखिए, ये इंडिया का डेटा है, ये चाइना का डेटा है। पहले हम सऊदी अरब से ज्यादा तेल लेते थे, लेकिन सऊदी अरब को रिप्लेस करके हम रशिया से ज्यादा ले रहे हैं, राइट। ऐसी कोल की बात है, कोल वाले पार्ट में भी चाइना का रैपिड इंक्रीज हुआ है। कोल का उनको सोर्स बिल्कुल बराबर में मिल गया है। चाइना के गुड्स रशिया में बिक रहे हैं। और कार की मैं बात करूं तो इस समय रशिया में जो टोटल कार्स एक्सपोर्ट हो रही हैं उसका 1/3 तो भाई चाइना ही है। तो चाइना का अगर टोटल कार एक्सपोर्ट की बात करें तो टॉप पर रशिया आ रहा है। तो चाइना की इन कंपनीज को भी फायदा है।
शेल कंपनीज को बनाकर, यानी कि ऐसी कंपनीज जो वास्तविकता में नाम के लिए बनाई गई हैं, उसके थ्रू पैसा फनल कर रहा है, जिससे कि रशिया अपने प्रोडक्ट्स को अगर वेस्ट में बेचना चाहे तो बेच सकता है थ्रू चाइना, क्योंकि चाइना पर तो सैंक्शन नहीं है भाई वहां पर, तो चाइना के थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर वीटो करना हो तो भाई ऐसे में काम आएगा रशिया, राइट। और अगर आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए अगर लॉस हो जाता है तो ऐसे में चाइना का क्या लॉस है। अब सोचिए अगर वो हार गया रशिया, तो क्या आपको लग रहा है रशिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन था वो वैसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रशिया हार गया है तो मिलिट्री कोऑपरेशन पर खर्चा कम हो जाएगा भाई। और प्लस काउंटर टेररिज्म, एससीओ को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रिक्स प्लस को स्ट्रॉन्ग करना, इन सब में रशिया अगर हार गया तो रशिया चाइना का डायनेमिक्स वीक, और इससे अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसको मिलेगा? वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को मिलेगा, यूएसए को मिलेगा। तो अब चाइना को ये लग रहा है यार ये नेटो ऑलरेडी हावी हो रहा है, जब से ये वॉर हुआ है उसके बाद से स्वीडन, ये देखिए स्वीडन फिनलैंड, दे आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ रशिया। तो अगर ये रशिया की डोर पे नॉक कर रहे हैं तो भाई नेटो का नेक्स्ट चैलेंज कौन है? चाइना ही है। ऑकस और क्वाड, ये ग्रुप्स चाइना को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। तो यार इन ग्रुप्स को तो नई जान मिल जाएगी, क्योंकि यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया। तो ऐसे में फिर यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस का फोकस किस पर होगा? चाइना पर होगा, क्योंकि चाइना को क्या कहते हैं? पेसिंग चैलेंज। तो ऐसे में उसको लगता है जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, ये ईस्ट चाइना सी वाला एरिया है, दोनों तरफ फिर वेस्ट जो है दोबारा से फोकस करना स्टार्ट करेगा और काउंटर करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लस चाइना को लगता है अगर ये रशिया को हरा पाए ना तो अभी इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा वेस्ट में, और फिर ये चाइना पर इसी प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यूक्रेन जो कभी यूएसएसआर का पार्ट था उसको भड़काया, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, फिर पैसा फनल किया और रशिया को इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उलझाकर कमजोर कर दिया। तो ऐसे में चाइना को लग रहा है यानी कि इनका निशाना तो भाई यहां पर हो सकता है नेक्स्ट ताइवान। ताइवान जिसको चाइना कहता है ये तो मेरा ही पार्ट है, और ताइवान जिसके साथ यूएसए रिलेशनशिप बनाकर रखता है, तो यूक्रेन में जो हुआ वो ताइवान में भी हो सकता है, राइट। इसके बाद तिब्बत में भी हो सकता है, तिब्बत को आजाद कराने की मुहिम क्या पता छोड़ दे। कारण एक वेस्टर्न स्कॉलर है मर्शाइमर अपनी बुक में कहते हैं, यूएसए के स्कॉलर हैं, वो यूएसए को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ना चाइना है। यूएसए की हेजेमनी को अगर कोई वर्चस्व को टक्कर देगा, उसके डिक्लाइन का कारण बनेगा वो चाइना बनेगा। तो ऐसे में चाइना को तोड़ने के लिए यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा पार्टनर रशिया को तो हमने हरा दिया, अगर वो हार गया तो फिर तिब्बत पर फोकस हो सकता है, ताइवान पर फोकस हो सकता है, ईस्ट तुर्किस्तान पर फोकस हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी चाइना का पार्ट है लेकिन आजादी की मुहिम है। तो चाइना को ये लग रहा है। प्लस ऐसा हो सकता है कि वो कलर रिवोल्यूशन को बढ़ाएं। कलर रिवोल्यूशन समझते हैं क्या होता है? प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। और आप सबको पता है चाइना के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो चाइना कहता है हमारी डेमोक्रेसी है, उसको वेस्ट रिजेक्ट करता है, जबकि चाइना कहता है हम तो अपनी तरह की डेमोक्रेसी है। इस पर ना एक अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आप कमेंट्स में बताइएगा कि ऑरेंज रिवोल्यूशन, क्योंकि कलर रिवोल्यूशन के एग्जांपल दे दूं तो बताइएगा कमेंट में, ऑरेंज रिवोल्यूशन ये कहां हुआ था? प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट बताइएगा। ट्यूलिप रिवोल्यूशन कहां हुआ था? रोज रिवोल्यूशन कहां हुआ था? मैं कमेंट्स में देखूंगा आप में से कौन सही जवाब देगा। रोज रिवोल्यूशन, क्योंकि कलर रिवोल्यूशन के टाइप है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, लोकतंत्र लाओ यहां पर। ट्यूलिप रिवोल्यूशन, ठीक है, बताइएगा ऑरेंज रिवोल्यूशन। तो यानी कि सीधे सीधे बताता है कलर रिवोल्यूशन के बहाने वेस्टर्न जो देश है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, शांति को भंग करते हैं, रेजीम चेंज करते हैं डेमोक्रेसी के नाम पर। कहते हैं कि जहां जहां डेमोक्रेसी आ जाएगी पीस स्टैब्लिश हो जाएगा, इस बहाने वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। वेस्ट का फोकस यूक्रेन से हटेगा तो वेस्ट के रिसोर्सेस चाइना के खिलाफ लगेंगे, और चाइना नहीं चाहता। तो ऐसे में बढ़िया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, हमसे फोकस हटता रहे और हम अपने आप को स्ट्रांग करते रहें। प्लस रिसोर्सेज और मार्केट का जो फायदा इस समय चाइना ले रहा है, भाई ये सोचिए डिस्काउंट पर जो अभी रशिया आपको तेल दे रहा है, कोल दे रहा है, जब रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो जाएगा क्या चाइना को उतने सस्ते में मिलेगा? और अगर उतने सस्ते में नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट जितने सस्ते बना रहा है, क्योंकि भाई एनर्जी सस्ती हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, क्या उतने सस्ते प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो एकदम से अगर रशिया कहने लगा कि अब तो हमें चाहिए सही भाव, क्योंकि भाई अब वॉर एंड हो चुका है, मान लो हम हार गए हैं, जीत भी गए हैं, तो सही दाम चाहेगा, और सही दाम का मतलब है कि एकदम से कॉस्ट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो फिर चाइना को टेंशन लग रही है कि यार ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको इकोनॉमी को फिर दोबारा से मैनेज करना। रशिया की विक्ट्री, अगर जीत जाए रशिया तो भी चाइना को गिला है। कारण क्योंकि अगर जीत गया तो फिर रशिया कहेगा कि देखो अब हम जो है ना
आप ये मत समझो कि तुम सीनियर पार्टनर हो हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि पहले रशिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है चाइना की, अभी भी ज़रूरत है, लेकिन अगर जीत गया तो चाइना की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो पावर डायनेमिक्स हैं साइनो रशियन रिलेशनशिप वो शिफ्ट होंगे। बीजिंग के पास जो लेवरेज था कि यार तुम्हें ज़रूरत है हमारी ज़्यादा, वो लेवरेज यहाँ से चला जाएगा और रशिया जो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस के सहारे अब वो कहेगा कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस ऐसे हैं जो हम इंडिपेंडेंट होकर लेंगे और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। जैसे रशिया कहेगा अब चाइना पर थोड़ा ना डिपेंडेंट रहेंगे, हम एशिया के अदर पार्टनर्स को एक्सप्लोर करेंगे, अफ्रीका के अदर पार्टनर्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि ग्लोबल साउथ के अदर देशों को और ज़्यादा क्लोज वो लाएगा। वन ऑफ देम इज इंडिया। इंडिया के साथ रिलेशनशिप और ज़्यादा क्लोज हो सकता है रशिया का, जैसे ही रशिया जीत जाएगा। तो भाई हमारे लिए तो फ़ायदा है ना इस एंगल से। और रही बात डिस्काउंटेड रेट की, तो वो तो पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज होना ही होता है, राइट। अगर डिस्काउंट पे मिला है तो कौन सा उस सारा का सारा बेनिफिट हमने जनता को दे दिया है। याद है अगर तेल सस्ता हुआ तो कौन सा आपका 80-90 रुपीज़ पर लीटर से कौन सा आपका 50 रुपीज़ लीटर हो गया। गवर्नमेंट ने वहाँ पर विंडफॉल टैक्सेस का इस्तेमाल किया और वैसे भी उसका एक बड़ा पोर्शन तो प्राइवेट कंपनीज के पास गया क्रूड ऑयल का, सस्ता क्रूड ऑयल, और उस पर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया है। तो हमारी इकोनॉमी और जनता को जो मिलने वाला जो मतलब प्राइस है एनर्जी का, उस पर हमारे पर तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये जो फिस्कल स्पेस हमारी कंट्री को मिला है, हाँ इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अनकंट्रोल रिविजनिज्म, याद है यूएसआर का सपना देखते हैं रशिया। ऐसा कहा जाता है कि रशिया चाहता है एक्सपेंड करना। जो पहले यूएसआर के पार्टनर्स थे, जो आज वेस्ट के सपोर्ट में बैठे हैं और अपनी लैंड का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करना चाह रहे हैं, रशिया चाहता है इन सबको मिलाना तो है एक दिन। यानी कि लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन सब को ऑलरेडी रशिया कहना चाहता है कि देखो तुम नेटो का तो पार्ट बन गए, लेकिन हमारे लिए चैलेंज बनेगे तो हमें तो भाई एक साथ तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बुक है रॉबर्ट कापलान की, मैं पीएसआर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाता हूँ उसके बारे में। तो रॉबर्ट कापलान ने एक बात कही थी कि देखो रशिया की ज़रूरत है एक्सपेंड करना। रशिया का ज्योग्राफी ऐसा है भाई कि बीच वाला पार्ट जो है रशिया का, साइबेरिया, उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। फार ईस्ट डेवलप है नहीं, तो रशिया का मेजर जो पावर सेंटर है पॉलिटिकल इकोनॉमिक है कहाँ, वो तो इस साइड है, वेस्टर्न साइड है। तो अब वेस्टर्न साइड पे अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, वहीं पर नेटो को खड़ा कर दोगे, तो रशिया के लिए इनसिक्योरिटी तो होगी। उस इनसिक्योरिटी का काउंटर क्या है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे, एक्सपेंड करने के बाद फिर कुछ चैलेंज आएंगे, फिर श्रंक करे। तो यही रशिया के इतिहास में दिखता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कैथरीन द ग्रेट, मतलब रशियन एम्पायर के टाइम से हम यही ट्रेंड देखते हैं। अब रशिया ने अपनी असर्टिवनेस को दिखाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए क्रीमिया, उससे पहले जॉर्जिया का कॉन्फ्लिक्ट, राइट, ये रहा जॉर्जिया। अब चाइना को लगता है कि यार ब्लैक सी में और ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए रशिया क्रीमिया को तो अपने कंट्रोल में ले ही चुका है। ये रहा क्रीमिया, कहाँ गया क्रीमिया, ये रहा क्रीमिया को तो ले ही चुका है जिससे ब्लैक सी का एक्सेस मिल जाए, लेकिन अब फिर वो फर्दर एक्सपेंड करेगा कि जॉर्जिया की तरफ से जो चैलेंज है वो भी सॉल्व हो जाए, तो जिससे ब्लैक सी पर उसका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। और जो BRI इनिशिएटिव है ना चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके लिए चाइना को चाहिए इस रीजन में शांति रहे। लेकिन अगर चाइना सेंट्रल एशिया में अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाए, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये एक टाइम पर USSR का पार्ट होते थे, तो ऐसे में चाइना कहेगा यार हमारी तो रोड यहाँ से होकर जानी, देखो कजाकिस्तान के थ्रू मॉस्को, एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। चाइना से देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से मॉस्को। लेकिन अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि रशिया को लगता है ये तो मेरी सॉफ्ट बैली है, इस पर कोई इन्फ्लुएंस ना फैलाए अपना, इसको तो हम ही सेफगार्ड करेंगे, तो ऐसे में चाइना को लेगा तुम्हारी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में मेरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फंस जाएगा, ऐसा ना हो। जैसे कि चाइना, किर्गिस्तान और फिर ये उज्बेकिस्तान वाला एक रेल नेटवर्क ये बना रहे हैं, और तो रशिया के अंदर इसको लेकर इनसिक्योरिटी है कि भाई तुम एक तरीके से रशिया के ट्रांजिट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन नेशंस पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस रशिया रखता है 1991 के बाद से। तो चाइना अगर इस रीजन में स्ट्रांग हो रहा है तो रशिया के लिए इनसिक्योरिटी है भाई। आर्कटिक एरिया, क्योंकि अगर रशिया जीत गया तो रशिया कहेगा कि देखो ये जो रीजन है, इस नॉर्थ सी रूट, यहाँ पर रशिया का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है, तो इसमें चाइना का कहना है कि देखो यहाँ पर ना किसी एक का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से सबको इसका बराबर एक्सेस मिलना चाहिए। तो रशिया कहेगा देखो ये कहानी ना तुम हमें मत बताओ, कारण क्योंकि तुम तो क्योंकि नीचे हो, तुम्हारा तो यहाँ पर लैंड है नहीं, अब हमारा लैंड है तो भाई हम क्यों ना लेवरेज लें, है कि नहीं। और अगर डाइवर्सिफिकेशन होने लगा रशिया के पार्टनर्स का, जैसे कि एशिया, मिडिल ईस्ट, ग्लोबल साउथ में,
तो ऐसे में चाइना को लगेगा कि अब रशिया का इस्तेमाल जो ग्लोबल हाई टेबल्स पे वो अपने हिसाब से कर सकता था, अब बाकी देश भी अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे रशिया के साथ मिलकर। लेकिन अगर ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहे, धीमा धीमा चलता रहे, वहां पर लोग बर्बाद हो रहे हैं, होने दो। चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए भाई अपना एडवांटेज, नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। जैसे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है कि देखो वेस्टर्न पावर्स वो अपने रिसोर्सेज को बहाते रहेंगे तो वेस्टर्न पावर जो दुश्मन है वो भी कमजोर हो गए। रशिया जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था फ्यूचर में, वो खुद आइसोलेट हो गया, और चाइना को मौका मिल गया अपने लेवल को बढ़ाने का। तो भाई साहब 3 बेनिफिट तो सीधे सीधे स्ट्रेटेजिक वाले ही हैं, राइट। प्लस जो आपके ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उनको बताएगा, चाइना जो बता रहा है कि देखो हिपोक्रेसी देखो वेस्टर्न नेशंस की, जहां यूक्रेन की बात आई तो कितना ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है, फाइनेंशियल पैकेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ के नेशंस जब यही यूएस से तुम्हारी इकोनॉमी का एक्सेस करता है, तुम्हारे रिसोर्सेज को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक्सप्लॉइट करती हैं ये इनकी कंपनीज, तो तब जब तुमने कहा कि हमें इकोनॉमिक एड चाहिए या क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन के लिए तुम्हें सपोर्ट चाहिए, क्या इन्होंने दिया था? नहीं दिया इन्होंने। तो सोचो ये यूक्रेन के लिए ऐसा कर रहा है, तुम्हारा नहीं सोच रहा। प्लस बीजिंग पे प्रेशर रिड्यूस रहेगा कि भाई ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूरोप का फोकस इस पर, तो भाई हम पर प्रेशर कम। प्लस रशिया का जो इंटरनल इरोजन है, यानी कि रशिया की जो जीडीपी है वो श्रंक हुई है, प्लस यहाँ पर जो टैलेंटेड पॉपुलेशन है, जब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज अगर कम मिलेंगी क्योंकि रशिया फोकस नहीं कर पा रहा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे, तो पॉपुलेशन बाहर जाएगी, तो रशिया की इकोनॉमी और ज़्यादा डिपेंडेंट होगी चाइना पर, इनका फायदा हो गया। प्लस यूरोपियन इकोनॉमिक स्ट्रेन, यूरोप की तो इकोनॉमीज इन्फ्लेशन से जूझ रही थी, स्पेशली एनर्जी, केमिकल, मेटल एटसेट्रा। तो ऐसे में अब जो यूरोपियन यूनियन अपने आप को एक मेजर पावर सेंटर प्रोजेक्ट कर सकती थी, अब वो कहेगी यार मेजर पावर सेंटर छोड़ो, चाइना की जो ट्रांजैक्शनल लाइंस है ना, सप्लाई चेन है, उसी पर फोकस रखो। तो ऐसे में चाइना का जो इंपॉर्टेंस है यूरोपियन यूनियन की नज़र में वो भी तो बढ़ गया। इस वीडियो में सारे वो डायमेंशंस मिल रहे हैं जो इस इशू से कनेक्टेड हैं। तो इससे जो मेंस का क्वेश्चन आएगा ना, बस आप इस पीडीएफ को देख लेना, इस वीडियो को देख लेना, सारे डायमेंशंस आप यूज कर सकते हो, कोई डायमेंशन छूटेगा नहीं। ग्लोबल साउथ का डिसोल्यूशनमेंट, जो मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट का इस्तेमाल करेगा ग्लोबल साउथ नेशंस को कि यार ये यूएस से तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, यूरोप तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, तुम्हारा अगर कोई सोच सकता है तो चाइना। तो चाइना एक तरीके से चैंपियन प्रोजेक्ट होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का। एससीओ को स्ट्रॉन्ग करेंगे जी, ब्रिक्स प्लस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्लस शैडो लेबोरेटरी मिल रही है। कारण मैंने भी बताया कि ड्रोन के कंपोनेंट्स, माइक्रोचिप्स, ये सब चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को। प्लस चाइना चाहता है कि नेक्स्ट बड़ी डिफेंस पावर चाइना हो। आपको पता है चाइना ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और मैनी अदर नेशंस को। तो ऐसे में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसको पता लग रहा है कि अच्छा यूक्रेन को ये वाला हथियार इस यूरोपियन देश ने दिया था और उसका क्या यूज रहा, अल्टीमेटली वो कहाँ पर फेल हुआ। तो ये तो पूरा रेडीमेड डेटा उसको मिल रहा है यूरोपियन वेपन्स का, जिससे कि अपने वेपन्स को और बेटर कर सकता है, कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ा। मतलब सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो डेटा का है। प्लस जो अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज ये उनको प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, तो अल्टीमेटली उनका भी टेस्ट हो रहा है। प्लस यूएसए के वेपन्स काउंटर में क्या कर सकते हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। प्लस जो युआन का इंटरनेशनलाइजेशन ये चाहता है, तो रशिया और बाकी अदर नेशंस चाहते हैं डी डॉलराइजेशन, डॉलर का अल्टरनेटिव। तो युआन क्योंकि चाइना सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, तो इसमें विश्वास ज़्यादा हो सकता है, तो इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा। प्लस एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर है। एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए 2 पाइपलाइन, साइबेरिया 2, ये पाइपलाइन मंगोलिया के थ्रू होकर चाइना में आ रही है, प्लस फार ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, चाइना रशिया फार ईस्ट रीजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाइना को फायदा है कि यार ये ना जो यूएसए और वेस्टर्न नेशंस हैं, ये बार बार चाइना को आंखें दिखाते हैं मलक्का स्ट्रेट के डिलेमा को नाम पर। मतलब ये साउथ चाइना सी में नीचे जाकर हमें कहेंगे कि इंडिया के साथ देखो हमने यहाँ पर बेस बना दिया है, अब देखो तुम्हारी एनर्जी सप्लाई लाइंस को हम कट कर देंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ कर लेंगे। तो चाइना कह रहा है कि यार अगर हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से पाइपलाइन बन गई तो वेस्टर्न नेशन जो हम पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं साउथ चाइना सी में कि एनर्जी सप्लाई कट कर देंगे, कंटेनर्स को रोक लेंगे। रोक लो, अब कैसे रोकोगे, यहाँ तो हम डायरेक्टली इन पाइपलाइंस के थ्रू कर ही रहे हैं। तो जो मैरीटाइम रूट है मिडल ईस्ट से, उस पर जो डिपेंडेंस है वो कुछ कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये वाले रूट कहाँ से होकर जाते हैं, ये है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का डिलेमा। और यहाँ पर आपको पता होगा सबांग पोर्ट जिस पर इंडिया काम कर रहा है, और ये है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे, जहाँ पर हमारा ट्राइलेटरल कमांड है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो हम तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठेंगे, चाइना कट कर देंगे। लेकिन चाइना इज लाइक कि हमने तो यहाँ से भी सप्लाई लाइन बना ली है, तो डिपेंडेंस कम हो गई है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।